एक बेल जार के अंदर कर रही हूं, या आप कह सकते हो हम एक चैम्बर ले लेते हैं जहां पे कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, वाटर नहीं है, वहां पे सिर्फ वैक्यूम है, ठीक है। अब यहां पे मैं कॉइन और फेदर को अगर गिरती हूं तो दोनों कॉइन और फेदर वही सेम कॉइन और फेदर है जिनको हमने एक हाइट से गिरा था, तो वो दोनों ही सेम टाइम पे फॉल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पे ये आ गया, ऑब्वियसली दोनों ग्राउंड की तरफ गिर रहे हैं, चाहे एक चैम्बर के अंदर चाहे एयर के अंदर, आप कहीं से गिरा रहे हो, तो इसका मतलब दोनों में एक्सेलरेशन तो है और दोनों ही फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है, इसलिए एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। पर ये क्या रीजन है कि जब हम उसको एयर में गिरा रहे हैं तो एक पहले गिर रहा है और एक बाद में गिर रहा है, और यही जब आप उसको चैम्बर में गिरा रहे हो तो दोनों दे आर फॉलिंग एट सेम टाइम। ऑब्वियसली एक अजीब सा क्वेश्चन आपको माइंड में आएगा ही। तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर किसी पे सेम एक्ट करती है, चाहे आप गिरो हाइट से, चाहे मैं गिरूं, चाहे बॉल गिरे, चाहे फेदर गिरे, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, इट इज सेम फॉर ऑल बॉडीज। लेकिन जब आप ऐसा एयर या वाटर या किसी मीडियम में करते हो तो ऐसा आपको नहीं दिखता। उसका रीजन है कि वो जो मीडियम है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो मीडियम क्या ऑफर करता है, एक रेजिस्टेंस, जिस वजह से एक चीज जल्दी और एक चीज देर से आपको गिरती दिखती है। फिर रिपीट कर रही हूं, दोनों में एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ मीडियम की वजह से दोनों में से एक चीज पहले गिर रही है और एक चीज बाद में गिर रही है। अब क्वेश्चन दूसरा हमारे माइंड में आता है कि कॉइन पहले क्यों गिरा, फेदर बाद में क्यों गिरा, ऐसा क्यों नहीं कि फेदर पहले गिर जाता और कॉइन बाद में गिरता। उसका रीजन ये है कि चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पे सेम एक्ट कर रही है, लेकिन जो मीडियम की रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग डाउन। अब कॉइन और फेदर में से सरफेस एरिया जो फेदर है उसका ज्यादा है, सो मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम, एंड उतना ही लेट वो गिरेगा। अब कॉइन जो था उसका सरफेस एरिया कम था, उसमें मीडियम की रेजिस्टेंस जो थी कंपैरेटिवली कम थी, इसलिए वो जल्दी गिर गया, और जो फेदर था उसका एरिया थोड़ा ज्यादा था, मीडियम का रेजिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए वो देर से गिरा। आप समझे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ मीडियम का जहां पे इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा तो कोई चीज पहले या कोई चीज बाद में गिरेगी। लेकिन यही अगर आप किसी सारे मीडियम्स को हटा देंगे, आप एक वैक्यूम ले लेंगे, तो दोनों दे विल फॉल एट द सेम टाइम, वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द बॉडीज जो आप ले रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मासेज ऑफ द बॉडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर्स ऑफ द बॉडी, कोई भी फैक्टर यहां पे कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ दोनों बॉडीज पे सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्ट करेगी। आई थिंक आप समझ गए हो, आप है ना। देखते हैं आगे। देखिए अब हम बॉल्स का एग्जांपल ले रहे थे, अब हम दोबारा बॉल्स को ही कंसिडर करते हैं। हमने दो बॉल्स ली, एक हैवी थी एक लाइट थी। नाउ वी थ्रो वन लाइटर बॉल एंड वन हेवियर बॉल फ्रॉम द सेम हाइट। अब हमने देखा जो हैवियर वन थी वो पहले गिर गई और जो लाइटर थी वो देर से गिरी। अब इसका रीजन ये हुआ, हमें ऑब्वियसली हमें ये दिखेगा लगेगा कि जिसका मास ज्यादा होता है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आती है और जिसका मास कम होता है उसमें एक्सेलरेशन कम आती है, पर ऐसा नहीं है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ मीडियम का रेजिस्टेंस है जो कि मास ऑफ बॉडी या सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। Now, as we have discussed that if we conduct the same activity, that is the throwing of these two balls in a jar where vacuum is created, then both the balls fall at the same time. जैसे हमने कॉइन और फेदर का किया था कि दोनों सेम टाइम पे फॉल कर रही थी, सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों बॉल्स भी सेम टाइम पे ही फॉल करेगी। द रीजन बिहाइंड इज दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जब हमने इनको ऐसे मतलब थ्रो किया, जैसे जार के अंदर थ्रो किया तो दोनों सेम टाइम पे गिरी। अगर हमने इनको कहीं और हाइट से एयर के अंदर थ्रो किया तो दे फॉल एट अ डिफरेंट टाइम। तो आपको पता है इसका रीजन, दैट इज ड्यू टू मीडियम रेजिस्टेंस। बट इफ वी टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मासेस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया, इट इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो अब इतना हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया। सो लेट अस सम अप फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्यू प्रॉपर्टीज और यू कैन से द फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहली चीज हमारे पास ये है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज जस्ट ड्यू टू ग्रेविटी, नो एक्सटर्नल सोर्स इज देयर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
The second thing is acceleration due to gravity is independent of masses. आपने देख लिया है, आपने एक हैवी बॉल और एक लाइटर बॉल जब जार के अंदर गिराई तो वो दोनों सेम टाइम पे ही फॉल करी. सो दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द masses of the bodies. Acceleration due to gravity in air or in any other medium becomes different due to the medium resistance. And this medium resistance depend upon the surface area as well as on the mass of the bodies. तो इसी वजह से जो मीडियम की रेजिस्टेंस होती है तो हमें लगता है कि acceleration due to gravity is different for different bodies, but actually in practice, in real practice, it is same for all the bodies. Acceleration due to gravity is different for different planets. Like if you go to moon, the acceleration due to gravity is different, which is 1.63 meter per second square. And if you talk about the earth, then on earth acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. पर जनरली तो आप इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हो, लेकिन पोल्स और इक्वेटर पे भी इसकी वैल्यू डिफर करती है. चाहे वो डिफरेंस बहुत माइन्यूट है, बट स्टिल द डिफरेंस एग्जिस्ट. Right, the G is maximum at poles, which is 9.81 meter per second square, and it is minimum at equator, that is 9.78 meter per second square. Now we are going to derive the expression for small g. देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट कैसे, आपको इसके एक्सप्रेशन से ही पता लग जाएगा. लेट्स से आपके पास ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ ही ले लेते हैं, उस पे ये बॉडी फॉल कर रही है. ठीक है, अब आपको पता है अगर ये बॉडी फॉल कर रही है तो ऑब्वियसली दो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपको पता है कि दो बॉडीज के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, विच इज इक्वल टू m अपॉन r स्क्वायर. लेट्स से मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है, बॉडी का मास m है और इसमें डिस्टेंस है r. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपको ये पता है. इसमें भी आप प्लीज लिखिएगा, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जिसका मास m, रेडियस ऑफ अर्थ इज r. फिर ये जो मैं लिख रही हूं उसको आप शुरू कीजिएगा. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G अपॉन r स्क्वायर. अब आपको पता है फोर्थ चैप्टर में आपने पढ़ा है कि बॉडी गिर रही है तो इसमें एक्सेलरेशन भी है, तो F कैन बी रिटन एज m इंटू ए. न्यूटन सेकेंड लॉ आप डिराइव कर चुके हो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज इन मोमेंटम हो रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आपको पता है. नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों फोर्स के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं G अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ए. दोनों बॉडी के मासेस आपस में कैंसिल हो गए तो आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू G अपॉन r स्क्वायर. तो ये हो गया आपके पास एक्सप्रेशन फॉर G. अब एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हम इसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं, तो A को हम सिंपल सी बात है स्मॉल g में चेंज कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू G अपॉन r स्क्वायर. तो जिस प्लैनेट की आपको G निकालनी है आप ये वैल्यूज पुट करो. देखो इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो आ नहीं रहा, तभी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस. सिर्फ मास क्या आ रहा है प्लैनेट का, जिस बॉडी का आपको स्मॉल g निकालना है जिसका, और उसी का रेडियस. अब जैसे अर्थ के लिए अगर हम करें तो इसको हम GE लिख देते हैं. GE का मतलब कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. तो इसको आप करते हो, इस G की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. M आपको पता है मास ऑफ अर्थ लेंगे विच इज 6 इंटू 10⁻24 kgs. यहाँ पे R रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे जो हम पहले कर चुके हैं विच इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर. इन सबको सॉल्व करोगे कभी भी तो G की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऐसे ही आप मून के लिए फाइंड कर सकते हो. जैसे अगर आपको मून के लिए फाइंड करनी है तो फॉर्मूला तो यही रहेगा. फर्क क्या है, यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू भी सेम रहेगी क्योंकि कैपिटल G हम पढ़ चुके हैं, सबके लिए सेम रहता है. मास बदल जाएगा, रेडियस बदल जाएगा. अब जैसे इसका जो मास होता है, मून का जो मास होता है दैट इज 7.4 इंटू 10⁻22 और मून का जो रेडियस होता है दैट इज 1.7 इंटू 10⁻6. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऐसे आपको जिसकी भी G निकालनी है उसके पाव में उसका नाम लिखिए, M, E, प्लैनेट है तो P, और सेम फॉर्मूला में उसका मास और रेडियस और कैपिटल G की वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं. So we can define G as it is an acceleration produced in freely falling bodies. एक्सप्रेशन हम डिराइव कर चुके हैं तो आपको पता है स्मॉल g इज इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर.
क्योंकि g एक एक्सेलरेशन ही है तो इसका यूनिट वही रहेगा जो कि एक्सेलरेशन का होता है, प्रॉपर्टीज तो वही रहेंगी ना, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी वेक्टर है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वेक्टर है। और इसकी वैल्यू अर्थ पे कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मून पे भी अगर आप सेम फॉर्मूला को पुट करके लगाएंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.63 मीटर, यहाँ पे ये पर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक यू गॉट इट कि किस तरह से आपको ये स्मॉल जी के बारे में बताना। Now we have a question where we need to prove that acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that on earth। अब आपको पता है ये आपके पास मून है और ये आपके पास अर्थ है। ऐसी ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि जो अर्थ की जी है और जो मून की जी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी ऑफ मून, दैट इज 1/6 ऑफ जीई। ऐसा अभी हम प्रूव करेंगे, देखते हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि gm इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जीई। तो इसके लिए हम दो चीजें कंसिडर करते हैं, वन इज अर्थ, अदर इज मून। ठीक है, अर्थ का जो मास होता है दैट इज, आपको लर्न करना है, दैट इज 6 × 10⁻24 kgs। और अर्थ का जो रेडियस होता है दैट इज 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। ऐसे ही मून का मास होता है 7.4 × 10⁻22 kgs। और मून का रेडियस है हमारे पास 1.7 × 10⁻6 मीटर्स। तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं, g की वैल्यू पुट करते हैं, तो जीई हमें नोन है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मून की g हमें नहीं पता, तो पहले हमें पता है कि g, दोनों की g निकाल लेते हैं, gm/r²। तो जब आपने इसको सॉल्व करोगे तो जीई हमारे पास आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं gm को, ऐसे ही g की, कैपिटल G की वैल्यू लगाकर, इसके मास की वैल्यू लगाकर, इसके रेडियस की वैल्यू लगाकर हम इसको जब सॉल्व करते हैं स्क्वायर करके, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें प्रूव करना है, जिसकी हमें g इक्वेट करनी है उसको हमने ऊपर रखा, दूसरी g को हमने डिनोमिनेटर में रखा। तो gm हमारे पास है 1.63 और g आपके पास है 9.8, विच इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 1/6। तो आप लिख सकते हो gm इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जीई। समझ गए? तो ऐसे आपको ये प्रूव करना है। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, देखिए, इफ अ प्लैनेट एग्जिस्टेड हुज मास इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। मतलब जो चीज गिवन है उसको आप अलग लिखिए, प्लैनेट हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से एक प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, उसका मास अर्थ के ट्वाइस है। तो अगर अर्थ का मास m है तो प्लैनेट का कितना मास हो गया, ट्वाइस, मतलब 2m। तो आप ऐसे लिख लेंगे। रेडियस वॉज 3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो अगर रेडियस अर्थ का r है तो प्लैनेट का क्या हुआ, 3 टाइम्स, मतलब 3r। आपको निकालना है प्लैनेट की g, मतलब हम इसको gp लिख लेते हैं। अर्थ की g आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, अब आप g की फॉर्मूला लगाओ। g का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। आपने वैल्यू भी पुट कर लेंगे तो ये सब ऐसे ही रहने वाला है। यहां पे आप पुट करोगे gp इज अगेन gm/r², जिसपे आपने वैल्यू पुट करी, तो कैपिटल G लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट जाएगा। मास आपके पास है 2m और रेडियस आपके पास है 3r का स्क्वायर, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा g2m/9r²। अब जिसकी g आपको सॉल्व करनी है उसको ऊपर रखिए, gp, जो आपको गिवन है g उस वाले को वैल्यू को नीचे रखो। अब gp आपके पास क्या है, ये यही है g2m/9r² और ge आपके पास ये। अब ये डिवाइड में है तो ऑब्वियसली इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो g से g कट गया, m से m कट गया, r² से r² कट गया, तो क्या बचा 2/9। तो मतलब gp/ge इज इक्वल टू 2/9। ge आपको पता है, यहां ले आएंगे तो आपके पास gp बन गया 2.9 इंटू, आपको पता है g ऑफ अर्थ इज 9.8, कैन बी टेकन एज 10 ऑल्सो,
तो हम यहाँ 10 ले लेते हैं, तो जीपी आपके पास आ गई 20/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। एक चीज और ध्यान में रखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ था कि मास ट्वाइस हो रहा है, रेडियस थ्राइस हो रहा है। लेट्स से अगर आपको इसमें सिर्फ मास ही दिया होता और रेडियस ना दिया होता कि रेडियस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो जितना मास डबल होता उतना ही रेडियस उसी वैल्यू का आधा हो जाता। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये हाफ हो रहा होता तो रेडियस डबल हो जाता है, मतलब इनका उल्टा इफेक्ट होता है। अगर आपको दोनों चीज गिवन है तो आप वैसे ही यूज करो। अगर गिवन बाय चांस नहीं है, एक ही चीज गिवन है कि मास ट्वाइस हो रहा है, तो रेडियस को उसी सेम वैल्यू से आप डिवाइड कर दो। अगर आपको बोले कि मास हाफ हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो उसी सेम वैल्यू से आप रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना, और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। सर इसैक न्यूटन ने जैसे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन दी थी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड हमारे पास थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप मोशन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जब ग्रेविटेशन चैप्टर में हम ये इक्वेशंस को यूज करेंगे तो सिंपल सा है कि इक्वेशन सेम रहेगी, लेकिन जहां जहां a है वो g से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, ये बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ऐसे ही जो s है उसको हम हाइट से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, हाइट होगी। तो जैसे कि सेकेंड इक्वेशन है, ये बन जाएगी h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, a को फिर से g लिख देंगे, जी टी स्क्वायर। ऐसे ही जो थर्ड इक्वेशन है वो आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह आप लिखोगे g, s की जगह लिखोगे h। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन विच आर यूज्ड इन ग्रेविटेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो विद वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक बॉल है, इसको हम ऊपर फेंक रहे हैं। देखिए, जब भी कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। जब आप कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बॉल हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और किस वेलोसिटी से कितनी वेलोसिटी उसको दे रहे हैं, वो क्या होगी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, हाइट अटेन्ड। और आपको पता है जी यहाँ पे आपको हमेशा गिवन है, बस आपको ध्यान रखना है कोई चीज ग्रेविटी की तरफ जा रही है तो जी को वैल्यू पॉजिटिव लोगे, अगर अगेंस्ट जा रही है तो आप जी को नेगेटिव लोगे। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे जी को हम 9.8 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जा रही है तो जी हमारे पास माइनस में आ जाएगा, -9.8। अब आपको फाइंड करना है हाइट, तो आप देखिए इनको यूज करके आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वैल्यू पुट करते हैं, ये 0 हो गया, u आपके पास 49 का स्क्वायर हो गया, 2g आपके पास माइनस में हो गया, -9.8, और h आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 49 इंटू 49 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 2401, और यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी -19.6h। ठीक है, अब आप इसको इधर मूव करते हैं तो ये आपके पास हो गया -2401 इज इक्वल टू -19.6h। माइनस से माइनस कट गया और h आपके पास आ जाता है 2401 डिवाइडेड बाय 19.6, जिसको आप काटोगे तो इट कम्स आउट टू बी 122.5, और आपके पास हाइट किस में होगी, ऑब्वियसली मीटर्स में। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक और चीज आपको पूछी गई है, फाइंड द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। मतलब आपको यहाँ पे इसको टाइम भी बताना है। तो अब पहले तो हम ऊपर फेंक रहे हैं तो आप एक साइड का टाइम निकाल लीजिए, नीचे आने में भी सेम टाइम लगेगा, तो एक टाइम जो आप निकाल लोगे उसको आपको डबल करना है, क्योंकि हमें पूछा गया है टाइम इट टेक्स टू रिटर्न बैक। ऊपर फेंका 1 t लगेगा, नीचे आने का 1 t लगेगा, तो t और t आपके पास क्या हो गया, 2t। मतलब जो t आप सॉल्व करोगे उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हो, फर्स्ट लगा लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी हमारे पास है 0, u आपके पास है 49,
जी आपके पास है 9.8 और टी आपको सॉल्व करना है। यहां ले गए तो ये आपके पास हो गया -49 इज इक्वल टू -9.8 टी। माइनस से माइनस कट गया, ये आपके पास हो गया 49/9.8, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 490 डिवाइडेड बाय 98, विच कम्स आउट टू बी 5 सेकेंड्स। तो इस तरह से ये आपके पास टी आ गया, लेकिन आपको जो टी निकालना है वो टाइम टेकन टू रिटर्न बैक निकालना है, तो हमें 2t करना पड़ेगा, मतलब 2 into 5 विच कम्स आउट टू बी 10 सेकेंड्स। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। स्टोन ऊपर से फेंका जा रहा है। आपको मैंने बताया जब भी कोई चीज ऊपर से फेंकी जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इट इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, इतनी हाइट से उसको हम फेंक रहे हैं। हमें निकालनी है उसकी फाइनल वेलोसिटी, और जी जैसे कि आपको पता है हमारे पास 9.8 होती है, सिर्फ हम प्लस माइनस लगाते हैं। अगर ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो प्लस और ग्रेविटी के अगेंस्ट तो माइनस। अब यहाँ पे तो चीज ग्रेविटी की तरफ ही आ रही है, तो इट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v आपको फाइंड करना है, u आपके पास है 0, 2 आपके पास है, g आपके पास है 9.8 और h आपके पास है 19.6। इसमें आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 19.6 इंटू 19.6। तो यहां पे v आपके पास आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। आपको पता है जब भी कोई चीज हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, एंड इट इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। अब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो आपको पता है जी की वैल्यू हम माइनस में लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस भी पूछा है। तो पहले हम हाइट निकाल लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वैल्यू पुट करी तो v आपके पास 0 है, ये आपके पास 40 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 g आपके पास माइनस में है और h आपको फाइंड करना है। तो ये आपके पास हो गया 1600 माइनस 19.6 h। ठीक है, जिसको आप 1600 को इस साइड ले आओगे तो ये -1600 बन गया, एंड दिस इज -19.6 h। माइनस से माइनस कट गया, h इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 19.6। ठीक है, विच कम्स आउट टू बी